रोहन अपनी मम्मी अनामिका जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा प्रीता अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वो बोला, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज मिनी के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहां से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मम्मी की तबीयत भी खराब है। अरे रोहन, तुम अभी घर पर ही तो हो, तुम मम्मी का ख्याल रख लेना। और हाँ प्लीज मुझे 10,000 दे दो। 10,000? पर किस लिए? अभी 4 दिन पहले ही तो तुमने 5,000 लिए थे ना। रोहन ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज का हिसाब तुम्हें देना जरूरी है क्या? लेकिन प्रीता, वैसे भी खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मम्मी के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर तो खर्च करो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं होते। कोई जिंदगी ही नहीं है मेरी। मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है तुम्हें। तुम्हारे घर को भी संभालो, तुम्हारी माँ को भी संभालो, और 1 रुपया खर्चा ना करो। कहती हुई प्रीता अपना बैग वहीं सोफे पर जोर से पटकते हुए अंदर चली गई। इधर रोहन अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर अनामिका जी उदास हो गईं और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? जब से पति गए हैं तब से घर की स्थिति खराब है। बिजनेस भी पहले से कम चल रहा है। रोहन सब संभालने की कोशिश कर तो रहा था, पर वो अकेला क्या करे अगर प्रीता का ही साथ ना हो तो। जरा जरा सी बात पर रूठ कर बैठ जाती है। उसे अपने खर्चों में कमी रास नहीं आ रही थी। ऊपर से अनामिका जी की बीमारी ने कमर तोड़कर रख दी। बेचारा रोहन कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में। प्रीता कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक डोरबेल बजी। रोहन ने ही जाकर दरवाजा खोला। एक पल के लिए हैरान ही रह गया। सामने प्रीता की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि प्रीता ने ही उन्हें फोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? प्रीता फोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले रोहन कुछ कह पाता भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मानना पड़ रहा है। कैसा ख्याल रखते हैं आप उसका? रोहन ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आए, प्रीता अपना बैग लेकर कमरे के बाहर आ गई और आते ही बोली, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। प्रीता, मेरी बात तो सुनो। रोहन ने प्रीता को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो कर बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ अचानक? हैरान परेशान सी अनामिका जी भी शोर सुनकर कमरे से बाहर निकल कर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी, नौकरानी नहीं, जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए भी आपकी मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। अनामिका जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वो थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वह आपके घर का काम कर रही है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर अनामिका जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हमने कभी भी प्रीता को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यहाँ कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते प्रीता को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त ऊपर नीचे चलता ही है। कभी कम तो कभी ज्यादा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन यह कम ज्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। रोहन ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, तो उसने अनामिका जी को शांत रहने के लिए इशारा किया। प्रीता अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से चली गई। रोहन ने भी प्रीता को रोकने की कोशिश नहीं की। रोहन, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते। नहीं मम्मी, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम से उसे रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसा ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। रोहन जानता था कि प्रीता की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई हैं, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की गई।
उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी इतनी इनकम नहीं है जितना प्रीता आए दिन पैसे मांगती है। प्रीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, जिसे रोहन के पिता ने रोहन के लिए पसंद किया था, लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर प्रीता का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर प्रीता मायके आ गई। उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। यह क्या बनवा दिया है मम्मी? मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। उसकी भाभी ने उसकी मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज्जा खाना चाहती है तो खाने दो। प्रीता का मूड होता है तो काम करती है, वरना दिन भर पड़ी रहती। मूड किया तो घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर से मंगवा लेती। बैठे बैठे अपनी भाभी को ऑर्डर देती रहती। भाभी भी मन ही मन कोरती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है, जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई। ऊपर से नित नए खर्चे करती रहती। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय साथ ही पी रहे थे। इतने में प्रीता भी उठकर आ गई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, प्लीज 5,000 दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 5,000? वो भी पार्लर के लिए? ननंद रानी, यहाँ मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो आपने जब मांगा निकाल कर दे दे? भाभी तमीज से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। प्रीता थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती हैं और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं, आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी हो जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है, वो हम पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस, आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। प्रीता ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह की हरकतें हम करते हुए देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है गलती रोहन की है ही नहीं, बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बार उसके पापा ने कहा, अरे आप क्या कहे जा रहे हैं? प्रीता की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें ही चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी अब। अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं तुमने? ये भूल गई कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो वो इसके उल जलूल खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो बजाय ऐसे बुरे दौर में उनका साथ देने के ये उनको छोड़कर चली आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गवाह थोड़ी ना है जो सिर्फ मांगने के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे आत्मनिर्भर बने, किसने मना किया है? चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसने तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है, जब चाहा कैश कर लिया। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है, जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज के आज अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते। आखिर प्रीता के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ कह न पाई और उन्होंने प्रीता को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर प्रीता को भी समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसका पति उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वो लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी। हालांकि गलतियां अभी भी उससे होती थी, लेकिन अपने मायके वालों से शिकायत करने की जगह वो अनामिका जी से पूछना ज्यादा पसंद करती थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।